Hello, all of you, and welcome to a new video series. In this video series, guys, we are going to start with very important subject, material science. Okay, material science start करने वाले हैं and within month हम इस subject को ख़त्म कर देंगे. Okay, तो let us begin, guys. तो इस subject में important क्या है? Why first of all this subject is important? Okay, पहली चीज़ आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको ये मटेरियल साइंस तो आना चाहिए. ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें होती है मटेरियल साइंस में, वो आनी ज़रूरी है. देन अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो दो एग्ज़ाम्स है जनरली लोग फेस करते हैं, गेट एंड ईएसई. इसी से आप इसरो बीआरसी भी निकाल सकते हो सेम क्वेश्चंस फॉलो करके. एंड ईएससी से आप अगर आगे बढ़ोगे तो इसी टाइप में जो एसएससी वाले पेपर्स होते हैं या फिर जो स्टेट सर्विसेज होती है, स्टेट पीएससी, इनके भी आप पेपर निकाल सकते हो. अगर वेटेज देखा जाए तो गेट में आएगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन. ओके, तो अगर जो लोगों को इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, जिनको बोर होता है, आप इसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो. लेकिन अगर आपको 1 मार्क जो पूछता है वो इंपॉर्टेंट लगता है तो आप प्लीज़ इसको पढ़ लीजिए. क्योंकि बेसिक चीज़ें पूछते हैं और मुझे नहीं लगता कि आपका ये मार्क्स भी जाना चाहिए. क्योंकि 1 मार्क में जैसे बहुत से प्रोफेसर्स ने आपको बताया होगा कि 1 मार्क्स में बेसिकली 500 से 1000 लोग होते हैं 1 मार्क्स के डिफरेंस में गेट में, अगर आप बात ही किया जाए तो. और ये जो 1 मार्क्स, अच्छा ये 1 मार्क्स में तो नहीं आएगा ईएससी में इसका प्री में वेटेज होगा अराउंड 15 मार्क्स. ओके, वेयर एज मेन्स में वेटेज होगा अराउंड 30 to 40 मार्क्स. ये आता है, कैसे आता है? क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं 5 मार्क्स के लिए. उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये जो होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली. इसमें जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ते हैं उसका ये इंटीग्रल पार्ट है. और बहुत से बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने बहुत सी थियरीज पूछ ली है. ठीक है, एंड जो प्रोडक्शन में आप मेटलर्जी वगैरह पढ़ते हो या फिर मेटल कटिंग पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं. तो मेंस में इसका वेटेज बहुत बढ़ जाता है मटेरियल साइंस में, जो हीट ट्रीटमेंट पार्ट है, आयन कार्बाइड डायग्राम है, इनमें. वेरस गेट में 1 मार्क्स के लिए आएगा, प्री में 15 मार्क्स के लिए आ जाता है, उससे भी ज़्यादा आ जाता है कभी कभी. यहाँ पे भी बहुत सारे मार्क्स के लिए आता है. इसरो बीआरसी में भी ऑलमोस्ट आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. इधर भी आप ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो ओवरऑल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एंड द थिंग इज़ कि इसमें जो बुक्स अवेलेबल हैं या फिर जो लोग पढ़ाते हैं या फिर आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा, इसमें बहुत से कन्फ्यूजन हो जाते हैं या फिर सब्जेक्ट को प्रॉपरली समझा नहीं जाता. और इसी वजह से बहुत से लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, वो छोड़ देते हैं इसका प्रिपरेशन. लेकिन मैं अगर आपको एक बात बता दूं दैट इफ़ यू वांट टू क्लियर एनी ऑफ दिस एग्ज़ाम देन यू हैव टू लर्न ऑल सब्जेक्ट्स. ठीक है, सब सब्जेक्ट्स आने ज़रूरी है तो ही आप क्लियर कर सकते हो. ओके, ऐसा नहीं कि यार मैं ये छोड़ दूंगा वो छोड़ दूंगा, नहीं. इससे होगा क्या दोस्तों, इससे यू विल फाइंड कि आप देखिए ऐसा होता है यार, ये बेस लेवल है. ओके, ये है सिलेक्शन लेवल, आपको यहाँ रहना है. लेकिन यहाँ तक जाने के लिए आपको ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट करने ज़रूरी है तो ही आप इधर पहुँच सकते हो. तो प्लीज़ कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने. ठीक है, मटेरियल साइंस हम शुरू करने वाले हैं आज इस वीडियो में. एंड चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या है मटेरियल साइंस में, कैसे सीखना है, क्या कंसेप्ट है. इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगा आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखें. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं. अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वगैरह कर देना. ओके, सो दैट मुझे फीडबैक मिल पाए कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. ये अपनी नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ आ जाएगी आपके पास, डोंट वरी. तो मटेरियल साइंस. ओके, रेफरेंस बुक क्या है दोस्तों? रेफरेंस बुक कौन कौन से हो सकते हैं देखिए. आप मेड इजी पब्लिकेशन का कुछ फॉलो कर सकते हो, बट इट इज़ अगेन अप टू यू, नॉट रिकमेंडिंग यू एनीथिंग. स्टैंडर्ड बुक्स की अगर बात करें तो एक सबसे अच्छा नाम आ जाता है विलियम कैलिस्टर. ओके, एक जेपी सिंह करके बुक भी है, एक यूसी जिंदल करके बुक भी है. अगर आईईएस के लिए पढ़ना है, ईएससी के लिए पढ़ना है तो विलियम कैलिस्टर के लिए जाओ. राइट. अगर आपको गेट के लिए पढ़ना है तो ये जो जेपी सिंह है बुक, उससे पढ़ो. एंड अगर आपको सीएसआईआर या फिर पीएसयू की तैयारी करनी है तो ये सब चीज़ें पढ़ो. अभी मेरा रिकमेंडेशन क्या है, आप इनमें से कुछ भी मत पढ़ो प्लीज़, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो लोगों ने रिसर्च कर करके बनाई हैं. हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें सब्जेक्ट पढ़ना है. अगर आप रिसर्च करने जाओगे तो आप मटेरियल साइंस में ही मैक्सिमम मार्क्स लाओगे, बाकी सब जगह पे छोड़ दोगे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो कुछ भी नहीं पढ़ना है इन शॉर्ट. तो क्या पढ़ना है? जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ओके, वो पढ़ो. सब्जेक्ट को प्रॉपरली रिवाइज करो, समझ लो,
ठीक है। अगर नहीं समझा देन यू कैन गो टू एनी ऑफ द बुक। अभी इसमें आप कौन से बुक पे जा सकते हो? आप विलियम कैलिस्टर पे जा सकते हो। मैं आपको विलियम कैलिस्टर का PDF है वो भी दे दूंगा, सो दैट आप वहाँ से सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है? क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, क्या करना है। कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों बुक्स पढ़ने की, क्योंकि आपको सब्जेक्ट्स में रिसर्च तो करनी नहीं है। तो स्टिल इफ़ यू हैव इनफ टाइम एंड आपको अगर कुछ पढ़ना ही है तो आप ये पढ़ लीजिए विलियम कैलिस्टर। ठीक है, इसमें जब भी सिलेक्टिव पढ़ना है, सिलेक्टिव स्टडी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, डिटेल में स्टडी हमें नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं रोल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर का रोल क्या है? ये एक टिपिकल इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको लिख के दे दिया है, पढ़ लो। डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट फॉर एक्सेलेंट फंक्शन ऑफ परफॉर्मेंस। तो हमें करना क्या है बीइंग मैकेनिकल इंजीनियर? डिज़ाइन करना है या फिर मैन्युफैक्चर करना है एक प्रोडक्ट का, ओके, जिसका जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेलेंट होना चाहिए। तो ऐसे ही हमें मटेरियल सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैं जो अपने यूटेंसिल्स होते हैं, यूटेंसिल्स के लिए अगर मैं कोई नॉर्मल कार्बन या फिर नॉर्मल फेरस वाला जो एलॉय होता है वो सिलेक्ट कर लूँ, स्टील सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है, तो चांसेस है कि ये रस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कभी भी स्टेनलेस स्टील से ही जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ, जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करने वाला हूँ, उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें चीज़ों को सिलेक्ट करना है, और यही है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पर्पज़। आप देखोगे तो फिलहाल सब लोग यही करते हैं। इवन आप जो भी इंस्टीट्यूट में काम करोगे आपको पता चलेगा यही चलता है। ठीक है, मटेरियल साइंस इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आपने देखना है कि मटेरियल का स्ट्रक्चर एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे रिलेट होती है, यही है मटेरियल साइंस का मेन कोर। ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि आपको पता चलता है कि कौन सी चीज़ें हो रही है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है, हम उसे कैसे चेंज कर सकते हैं, और उसमें आप क्या क्या ऐड करोगे, क्या क्या निकालोगे, कौन सी प्रोसेस करोगे जिससे मटेरियल की जो डिज़ायर प्रॉपर्टी है वो आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये एक मैंने ऐसे छोटा ग्राफ बनाया है। अच्छा दोस्तों, ये मेरे नोट्स हैं। ठीक है, इस नोट्स में मैंने कुछ अलग पॉइंट्स भी लिखे हैं जो मुझे प्रीवियस प्रिपरेशन से मिले थे, या फिर जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उनसे मिले थे, या फिर प्रोफेसर ने कुछ ऐसे ही यहाँ वहाँ से बता दिया तो वो भी मैंने लिखे। तो वो जो भी आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। ठीक है, तो आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले स्ट्रक्चरल होती है। ठीक है, इसका सेपरेट स्टडी करते हैं। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज़ होती है, एंड देन वी गो फॉर फंक्शंस। ठीक है, तो ये जनरली पाथवे होता है। ओके, अब ये चीज़ क्या लिखी है देखो मैंने, ह्यूमन्स आर दे हैव रिजोल्यूशन ऑफ 0.5 mm, 0.49 वी कैंट सी। इसका मतलब क्या है? देखिए, अपनी जो आइज होती है उसका जो रिजोल्यूशन है वो है 0.5 mm। तो 0.5 mm की से जो छोटी चीज़ें होती है वो हम नहीं देख सकते। ये कहाँ से आया? किसी प्रोफेसर ने बताया होगा, तो मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो लिख दिया। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ इस नोट्स में आपको मिलेंगी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी है दोस्तों, और शायद किसी कहीं जगह पे आपको पूछ ले। जैसे मुझे पूछा गया था एक जगह पे कि जो स्केल होती है उसकी बेसिकली जो मार्किंग होती है वो हम लोग कितनी रखते हैं मिनिमम, तो 1 mm होती है। ठीक है, जैसे वर्नियर या फिर आप स्क्रू गेज वगैरह देखोगे तो उसमें 1 mm होगा। ओके, 1 mm रखते हैं। क्यों? क्योंकि आधा कर दिया, लेट्स से मैंने 1 mm से थोड़ा कम कर दिया, 0.5 कर दिया, तो 0.5 से जो भी कम वैल्यूज़ है वो हमें दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि अपने आंखों का रिजोल्यूशन कितना है? 0.5 mm। क्लियर है? ओके, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल। स्ट्रक्चर ऑफ एनी मटेरियल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज मैक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर, देन मैक्रो स्ट्रक्चर एंड देन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो किसी भी मटेरियल का या फिर कोई भी मटेरियल आप ले लो, उसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, माइक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर। सबसे पहले जाते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर पे। मैक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है? सी, मैक्रो स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? मैक्रो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट देखो क्या लिखा है मैंने, एक्सटर्नल ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल विच कैन बी ऑब्जर्व्ड विथ नेकेड आइज और अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का पावर देखिए कितना लिखा है मैंने, 100x। तो कोई भी मटेरियल जिसका आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आपके नेकेड आई से आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको बोलेंगे मैक्रो स्ट्रक्चर। राइट, मैक्रो और माइक्रो में तो आपको डिफरेंस पता ही होगा। माइक्रो मीन्स इंटरनल या फिर बहुत छोटी चीज़ है, मैक्रो मीन्स ओवरव्यू। तो अभी मैक्रो स्ट्रक्चर किसी ने अगर लेट से आपको पूछ लिया तो आप क्या बोलोगे? सर वो मैक्रो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट शेप और साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, विच कैन बी ऑब्जर्व बाय आर नेकेड आइज और विद अ माइक्रोस्कोप जिसका मैग्निफिकेशन देखो इससे कम होना चाहिए। ओके, अंडर द माइक्रोस्कोप एट लोअर मैग्निफिकेशन ऑफ लेस देन 100x। 100x के अंदर अगर माइक्रोस्कोप हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है इसका मतलब। देखो ये डेफिनेशन तो बहुत कंफ्यूजिंग होती है, एग्जाम्पल अगर आपको समझ आ गया तो आप चीज़ों को अच्छे से याद रख सकते हो। ना
सरफेस कंडीशन जो होती है किसी भी मटेरियल की वो डिसाइड करती है ब्रिटलनेस या फिर डक्टिलिटी। मतलब जो भी सरफेस कंडीशंस होंगी उससे ब्रिटलनेस या फिर डक्टिलिटी डिफाइन होती है। मतलब मैक्रो स्ट्रक्चर की वजह से भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये मैंने ये दो शीट बनाई है, दोनों की सेम मेटल्स की है। ये एक शीट है, दोनों ही सेम मेटल की है। ये जो है दोस्तों ये ज़्यादा डक्टाइल है, ये कम डक्टाइल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नॉच है, दिख रहा है नॉच। तो नॉच एक क्या है दोस्तों, इसका मैक्रो स्ट्रक्चर है। ओके, सो अगर आपको इस प्लेट को डिफाइन करना है तो आप क्या क्या बोल सकते हो, इट हैज़ अ मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ रेक्टेंगल विथ अ नॉच। ओके, एंड इसका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, इट इज़ अ माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है इसका, बेसिकली रेक्टेंगल ही है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर है क्या दोस्तों, उस पर्टिकुलर चीज़ की शेप एंड साइज, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्ट्रक्चर। और इससे क्या अफेक्ट होता है, इससे अफेक्ट होता है उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़। ओके, जैसे यहाँ पे इस मटेरियल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे नॉच नहीं है, यहाँ पे नॉच थी, नॉच की वजह से इसकी जो कैपेसिटी वो कम हो गई। क्यों कम हो गई, राइट, वेट ओके, चलो, तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसे कम हो गई। अच्छा, यहाँ पे डिफॉर्मेशन एरिया कितना है, ये इतना, यहाँ पे डिफॉर्मेशन एरिया कितना है, इतना, क्योंकि अगर फेलियर होगा तो वो नॉच के करीब ही होगा। ठीक है, इसीलिए इसकी और इसकी दोनों की अगर हमने मटेरियल भी सेम लिया तो भी यू विल फाइंड कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम। ठीक है, तो वो क्यों आ रहा है, बेसिकली बिकॉज ऑफ मैक्रो स्ट्रक्चर, राइट। तो व्हाट इज मैक्रो स्ट्रक्चर, इट इज़ नथिंग बट शेप ऑफ अ पर्टिकुलर मटेरियल, राइट। जैसे यहाँ पे इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल, इसका क्या है, रेक्टेंगल विद अ नॉच। ओके, सरफेस रफनेस भी चीज़ें डिपेंड करती है। जैसे इधर देखते हैं हम, ठीक है, फॉर चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज सरफेस कंडीशन, ओके, इट इज़ रिक्वायर्ड। तो सरफेस कंडीशंस भी अगर आप चेंज करोगे तो इससे भी आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज होती है। अभी देखिए, ये एरिया में सडन चेंज जो होता है एरिया में, उसके वजह से भी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती है। ठीक है, जैसे ये एक बॉडी है, इसका एरिया हमने सडन चेंज कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आपको पता होगा, यहाँ पे होता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, वेरएज इधर हमने क्या किया, जो एरिया है वो सडनली चेंज नहीं किया, उसको ग्रेजुअली चेंज किया है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं होगा, इसीलिए इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बेसिकली वो ज़्यादा होगी। ये क्लियर है आपको। ये माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब क्या है, बेसिकली मैक्रो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट शेप ऑफ पर्टिकुलर। मैक्रो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप रिप्रेजेंट करता है। लेट्स से एक प्लेट है, यहाँ पे मैंने आपको पूछा कि इसका मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका मैक्रो स्ट्रक्चर है सर्कल। क्या है, सर्कल। ठीक है, या फिर एक तूत है जिसका नेचर क्या है, इन्वॉल्यूट। मैंने आपको पूछा कि बताओ यहाँ पे मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है, तो आप बोलोगे इसका, अच्छा इन्वॉल्यूट शेप है ना, तो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या हो गया, इन्वॉल्यूट। तो शेप का जो नाम होता है उसको ही बोलते हैं मैक्रो स्ट्रक्चर, राइट। और वो जो शेप होते हैं वो भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टीज़ को। ओके, अच्छा ये क्या लिखा है मैंने, वीक मतलब लेस स्ट्रेंथ एंड सॉफ्ट मतलब लेस हार्ड। ठीक है, ये बच्चों वाली चीज़ है तो भी मैंने लिख दी बिकॉज आई डोंट वांटेड टू टेक एनी रिस्क ना। चलो अभी बढ़ते हैं आगे माइक्रो स्ट्रक्चर पे। व्हाट इज माइक्रो स्ट्रक्चर, माइक्रो स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीचर ऑफ मटेरियल विच कैन बी ऑब्जर्व्ड अंडर द मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप एट अ मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेटर देन 100x। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर आ गया, इंटरनल स्ट्रक्चर हम ऑब्जर्व करने वाले हैं विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन एट 100x। 100x से ज़्यादा जब भी होता है मैग्निफिकेशन पावर माइक्रोस्कोप का, तो उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर। अभी मैक्रो स्ट्रक्चर में आता क्या है, मैक्रो स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन बाउंड्रीज, फेजेस, फेज बाउंड्रीज, इन सब का कौन बनता है, मैक्रो स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब देखिए, तो इन शॉर्ट अगर मैं लिखना चाहूँ दोस्तों तो एट 100x से ज़्यादा अगर मैग्निफिकेशन है तो आपको क्या दिखेगा, ग्रेन दिखेंगी, ग्रेन बाउंड्रीज दिखेंगी, फेज बाउंड्रीज दिखेंगी एंड ग्रेन्स दिखेंगे। ठीक है, इफ मैक्रो स्ट्रक्चर इज सेम, चेंज इन माइक्रो स्ट्रक्चर कैन चेंज दी प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, देखिए ये दोनों सेम प्लेट्स है, दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर सेम है, राइट, सेम है, बट इसका माइक्रो स्ट्रक्चर अलग है, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर अलग है। तो माइक्रो स्ट्रक्चर पे प्रॉपर्टीज डिपेंड करेंगी। जैसे मैंने आपको बोला मटेरियल साइंस किसका स्टडी है, मटेरियल साइंस इज अ स्टडी ऑफ, इट इज अ स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रक्चर पे क्या डिपेंड करता है, बेसिकली प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमने देखा मैक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर अगर सेम है तो फिर डिपेंडेंसी किस पे जाती है, माइक्रो स्ट्रक्चर पे। अभी माइक्रो भी सेम है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंसी जाती है, समझ रहे हो आप। ये है बेसिकली इस टॉपिक का मेन इंपॉर्टेंस। माइक्रो स्ट्रक्चर कैन बी चेंज बाय हीट ट्रीटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म लिख दी मैंने कि माइक्रो स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो सकता है, इट कैन बी चेंज बाय
हीट ट्रीटमेंट, अगर आप हीट ट्रीटमेंट करोगे तो माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, राइट। धीरे धीरे समझेगा आपको ये सब चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ। फेजेस क्या होती है, फेराइट, ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, ये वहीं पे क्लियरिफिकेशन के लिए, जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने फेजेस, तो उससे ही ये रिलेटेड पॉइंट है। फेजेस क्या होती है, फेराइट होता है, ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट होता है, राइट। चलो और क्या लिखा है मैंने, ग्रेन्स चेंजेस, ओके। ग्रेन्स चेंज कैसे होते हैं, देखो कोर्स अगर है, कोर्स ग्रेन है तो फाइन स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद फेस चेंज, जैसे फेराइट से अगर ऑस्टेनाइट में जा रहे हैं तो भी प्रॉपर्टीज चेंज होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, माइक्रो स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करती है। चलो माइक्रो, देखो एक और एक एग्जांपल, जैसे ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था, ये एक शाफ्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि इस की का, ये जो की होल है बेसिकली, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है। तो इसका क्या है, ये एक तरह से हाफ रेक्टेंगल है, तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ रेक्टेंगल, राइट। देन ये जो हमने लास्ट वाला एग्जांपल लिया था दोस्तों, इसका मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है, इट इज नथिंग बट अ नॉच। अभी नॉच कौन सी शेप में होता है, बेसिकली ट्रायंगल शेप है ना, तो आप बोल दोगे मैक्रो स्ट्रक्चर क्या है, ट्रायंगल। तो मैक्रो स्ट्रक्चर मतलब क्या है, शेप ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट जो आपको पूछा गया है। अगर आपको माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज करना है, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज करना है तो आपने क्या क्या करना चाहिए, आप हीट ट्रीटमेंट कर सकते हो, आप एलॉइंग मेटल ऐड कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही चेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या, जैसे अगर आप कास्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, आप फोर्जिंग से मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो प्रॉपर्टीज अलग आएंगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती है जिससे आप माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। ना देखो फिर से मुझे और थोड़ा क्लिक हुआ था तो मैंने ये भी लिखा है कि माइक्रो स्ट्रक्चर इज नथिंग बट शेप एंड साइज ऑफ अ पर्टिकुलर कैविटी। जैसे ये इन्वॉल्व्ड गियर है, इन्वॉल्व्ड गियर है, अभी अज्यूम करो यार गियर है ये, हाँ, इस गियर का आप माइक्रो स्ट्रक्चर क्या बताओगे, ये जो टीथ है इनका शेप क्या है, इन्वॉल्व्ड है ना, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है, इसका इन्वॉल्व्ड है। समझ रहे हो, तो माइक्रो स्ट्रक्चर मतलब क्या, बेसिकली शेप ना। एक चीज़ है जो मैंने ऐसे ही लिख दी यहाँ पे, इसका कनेक्शन आगे आएगा दोस्तों। देखो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, रेजिस्टेंट टू परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर किसी भी चीज़ के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इसका मतलब वो डिफॉर्म इजीली नहीं होने देगा। अगर डिसलोकेशन का मूवमेंट बंद हो जाता है देन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ है या फिर रेजिस्टेंस टू परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगा। ये चीज़ आपको शायद अभी तक नहीं पता होगी या फिर आपने पढ़ी पहली होगी तो आपको समझा होगा, बट स्टिल इसको मैं अगले आने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से बताऊंगा, डिसलोकेशन का मूवमेंट्स की वजह से क्या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, तो स्ट्रेंथ मतलब क्या, डिफॉर्मेशन को अगर आपको लिमिट करना है, किसी भी मेटल में अगर डिफॉर्मेशन कम हो रहा है इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है दोस्तों तो बाय डिफॉल्ट हार्डनेस प्रॉपर्टी भी बढ़ जाती है, और अगर हार्डनेस ज़्यादा होती है तो डक्टिलिटी कम हो जाती है। जस्ट मैंने रिलेशन बताया आपको। टफनेस इंक्रीज होगी अगर स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों बढ़ जाती है। अच्छा, पहली बात, बहुत से लोगों को यार ये पता नहीं होता टफनेस और हार्डनेस में डिफरेंस क्या है, टफनेस और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या है, टफनेस एंड डक्टिलिटी में डिफरेंस क्या है। 2 मिनट में आपको बता देता हूँ, ये खत्म कर लेते हैं पहले, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सीधा इंजीनियरिंग मटेरियल्स पे। चलो मैं आपको तब तक एक्सप्लेन कर देता हूँ चीज़ें। ओके, आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो कमेंट कीजिएगा सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद दिस सीरीज। एल्स अगर आपको नहीं पसंद है ये तो मैं किसी और टीचर को रिकमेंड करूँगा एंड दे विल टीच इट। ओके, चलिए तो जैसे मैंने आपको बोला ये है लेट्स से एक मटेरियल, इसके बाद चलिए, तो ये एक मटेरियल है। ओके, अगर कोई आपको मैक्रो स्ट्रक्चर पूछे तो मैक्रो स्ट्रक्चर क्या होगा, इट्स अ रेक्टेंगल, ठीक है, विथ अ हाफ सर्कल या फिर सेमी सर्कल अटैच्ड। ओके, ये हो गया माइक्रो स्ट्रक्चर। अगर मैं पूछूं इसका माइक्रो स्ट्रक्चर तो क्या करोगे आप, थोड़ा जूम मारोगे। जैसे जूम मिला आपने देखा ये क्या है, बाउंड्रीज दिख रही है आपको, ग्रेन बाउंड्रीज दिख रही है, ये एक बड़ा ग्रेन भी दिख रहा है, ठीक है, सॉरी ये ग्रेन है, ये एक पार्ट है एंड इसमें ये ग्रेन बाउंड्रीज है। ओके, और अगर मैं और इसके डीप जाना चाहूँ तो फाइनली मुझे ये क्या मिलता है, ये मिल रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये यूनिट सेल्स, ठीक है। तो मतलब जैसे जैसे आप लेवल ऑफ जूम बढ़ाते जाते हो यू विल फाइंड कि आपको तीनों स्ट्रक्चर नजर आते हैं। एक ब्रॉड व्यू में आपको मैक्रो स्ट्रक्चर दिखता है, थोड़ा अंदर जाओगे तो माइक्रो दिखेगा, और उसके अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। यार स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मतलब क्या, अच्छा आप सबने सॉम पढ़ा होगा राइट, सॉम तो सबने पढ़ा होगा। सॉम का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल।
व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। देखो बहुत लोग मतलब पास हो जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता कि स्ट्रेंथ क्या होती है यार। मैं आपको बता रहा हूँ। ओके लेट्स से ये एक एलिमेंट है, इस पर मैंने लोड दे दिया 10 किलो न्यूटन, तो हुआ क्या, ये ग्राफ बना रहा हूँ, 10 किलो न्यूटन हो गया। ओके ग्राफ नहीं बनाते, छोड़ो, ग्राफ बोर हो जाएगा आपको। चलो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 10 किलो न्यूटन लोड दिया, तो इसमें जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ दोस्तों वो भी कितना डेवलप हुआ, 10, राइट। ये समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, 10 का ही रेजिस्टेंस यहाँ पे भी डेवलप हुआ है। रेजिस्टेंस डेवलप हुआ 10 का। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लोड अप्लाई कर दिया 20, फिर से रेजिस्टेंस डेवलप हुआ 20 का। अच्छा इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, आपने सुना होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इसको मैंने कर दिया 23 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 23 किलो न्यूटन बन गई। अभी यहाँ पे नॉच फॉर्म हो गई, हाँ ब्रेक होने की कंडीशन में। इसको मैंने कर दिया 24, ये ब्रेक होकर 2 पार्ट में चला गया, 24 किलो न्यूटन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अप्लाइड फोर्स जो होता है ना दोस्तों, उसको मैं कितना भी बढ़ा सकता हूँ, ओके, इट हैज़ नो लिमिट। यहाँ पे मुझे अप्लाइड फोर्स देना है तो मैं हाथ से खींच सकता हूँ या फिर इसको जेसीबी लगा के खींच लूँ, ठीक है। बट इसको अप्लाइड फोर्स को कोई लिमिट है क्या, नहीं। लेकिन एक लिमिट है इस मटेरियल की, इंटरनल फोर्स की, इंटरनल फोर्स रेजिस्टिंग फोर्स जो है उसकी एक लिमिट है। वो जो लिमिट होती है जो यहाँ पे 24 किलो न्यूटन है दोस्तों, इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। समझ रहे हो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब क्या, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट मैक्सिमम फोर्स और मैक्सिमम रेजिस्टिंग फोर्स दैट कैन बी बियर्ड और सब प्रोवाइडेड बाय अ पर्टिकुलर मटेरियल। तो एक मटेरियल कितना मैक्सिमम फोर्स बियर कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ये सब क्या है, अप्लाइड फोर्स है। ये सब कौन से फोर्सेज है, अप्लाइड फोर्सेस, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको, सॉम या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब क्या, ओके। तो चलिए ये चीज़ ऐसी होती है दोस्तों कि स्ट्रेंथ मतलब क्या है, जब भी बॉडी डिफॉर्म होने का ट्राई करती है, जब भी बॉडी डिफॉर्म होने का ट्राई करती है, बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जो डिफॉर्मेशन को अपोज करेगी, वो होता है ये स्ट्रेंथ। तो अगर किसी भी बॉडी में डिफॉर्मेशन कम हो रहा है तो मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा, ठीक है। डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी तो आपको पता होगा, एलोंगेशन इज नथिंग बट डक्टिलिटी, राइट। हार्डनेस क्या है, हार्डनेस इज नथिंग बट स्क्रैच रेजिस्टेंस। बॉडी में स्क्रैच रेजिस्टेंस अभी भी होता है तो उसको बोलते हैं हार्डनेस। चलो ये आ गया टफनेस। टफनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना। एक बात बताओ, अगर हम इंजीनियरिंग मटेरियल सीख रहे हैं तो आपको एक मटेरियल चूज करना है, कौन सी प्रॉपर्टी होनी जरूरी है, टफनेस या फिर स्ट्रेंथ। दोस्तों हम लोग यही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होती है मतलब डिफॉर्मेशन क्या होता है, कम होगा। अगर डिफॉर्मेशन कम है मतलब उसकी डक्टिलिटी भी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि एलोंगेशन नहीं होगा इसमें यार, ये तो कॉमन सेंस है। बट कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, जो क्या होते हैं, टफ। अभी टफ मटेरियल क्या है, ये एक मटेरियल है, इस पर मैंने क्या किया, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसने इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट किया, या फिर ये जो टोटल एनर्जी थी उसको 2 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया, एज अ स्ट्रेंथ भी एब्जॉर्ब की एंड एज अ डिफॉर्मेशन भी एब्जॉर्ब की। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलेंगे, टफ। मतलब टफ एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके पास स्ट्रेंथ प्लस डक्टिलिटी दोनों चीज़ें होती है। एंड जनरली इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हम लोग यही यूज़ करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टील, और इसीलिए यू विल फाइंड कि स्टील इज एवरीवेयर। ये क्लियर है आपको, टफनेस मतलब क्या, ये दोनों प्रॉपर्टीज जहाँ पे भी होंगी टफनेस उस पर्टिकुलर मटेरियल की ज़्यादा होती है। सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं चाहिए हमारे पास, जैसे डायमंड, या फिर छोड़ो डायमंड तो बहुत महंगा मटेरियल है, सिरेमिक ले लो यार। सिरेमिक के पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बट उसमें डक्टिलिटी नहीं होती, इसीलिए यू विल फाइंड कि उसका यूज़ स्टील के कंपेयर में बहुत कम है, राइट। लेकिन स्टील एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास स्ट्रेंथ तो कम है सिरेमिक से, लेकिन उसके पास डक्टिलिटी भी है। इन शॉर्ट वो टफ है, और ऐसी मटेरियल को जनरली चूज़ करते हैं किसी भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, राइट। चलिए बढ़ते फिर से अपने सिलेबस की तरफ। ओके, इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप आता है, मटेरियल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इन 2 पार्ट, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन, अमॉर्फस क्या होते हैं, अमॉर्फस आर दोज विच डोंट एग्जिबिट रेगुलर रिपीटेड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयन और मॉलिक्यूल इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है यार, देखिए ऐसा होता है कि जितने भी, जैसे अच्छा ये हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में घुस चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, मैक्रो, उसके अंदर जाएंगे माइक्रो, एंड देन आप किस पे जाओगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे जाओगे, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है ये 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहला कौन सा बताया हमने, एमॉर्फस, दूसरा है क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस का मतलब क्या है, एमॉर्फस का मतलब है कि अगर लेट से ये यार क्रिस्टल स्ट्रक्चर है किसी बॉडी का,
तो इसमें अगर आपको रिपीटिंग या फिर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं दिख रही है एटम्स की, एटम्स अरेंज होंगे राइट कुछ पर्टिकुलर वे में, अगर इनमें अगर रेगुलर अरेंजमेंट दिख रही है, देखो पहले क्रिस्टलाइन वाला हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच एग्जिबिट 3 डायमेंशनल लॉन्ग रेंज पीरियोडिसिटी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब मॉलिक्यूल जो है वो एक पर्टिकुलर लाइन में अलाइन है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेशंस में है, तो उसके हम लोग क्या बोलेंगे क्रिस्टलाइन मटेरियल। वेयर एज अगर ऐसा कोई फॉर्मेशन एस्टैब्लिश नहीं हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एमॉर्फस मटेरियल। ठीक है, तो ये जो एमॉर्फस मटेरियल है इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लास या फिर चारकोल। ठीक है, वेयर एज अपने जो क्रिस्टलाइन मटेरियल है उसका एग्जाम्पल क्या है, एटॉमिक सॉलिड्स। ठीक है, जैसे मेटल्स, मेटल्स बेस्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल होते हैं, उनमें बहुत सी अरेंजमेंट्स पाई जाती है। ठीक है, ओके, यहाँ पे और एक चीज़ लिखी थी, देखो ओनली सॉलिड्स कैन बी क्रिस्टलाइंस और एमॉर्फस, लिक्विड और गैसेस कैन बी। तो ये ध्यान में रखना यार, ये जो भी क्लासिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं ये सिर्फ सॉलिड के लिए कर रहे हैं, लिक्विड्स एंड ग्लासेस का ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, क्रिस्टलाइन की अगर आप बात करें तो क्रिस्टलाइन में कौन आते हैं, मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं और ऑर्गेनिक चीज़ें भी आ जाती है। ठीक है, पॉलीमर, सिरेमिक कैन बी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। ये सब क्या है, ये एक मार्क्स के क्वेश्चंस है जो मैंने किसी एग्जाम में पढ़े होंगे और मेरे सेंटर बुक में अपडेट कर दिया। ठीक है, तो आपने भी ये समझना है। ओके, देन इट डिपेंड्स ऑन द कूलिंग रेट। अच्छा, ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी चीज़ को हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं दोस्तों, उसका जो कूलिंग रेट होता है वो मैटर करता है एंड वही डिसाइड करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कूलिंग रेट जो होता है वही डिसाइड करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे अभी ग्लास सॉलिड है या लिक्विड है, ये क्वेश्चन है एक इंटरव्यू का, ग्लास क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है। ग्लास क्या है दोस्तों, सुपर कूल्ड लिक्विड है। क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास अपीयर्स इन अ सॉलिड स्टेट बट इट्स अ सुपर कूल्ड लिक्विड एज इट इज इट्स लिक्विड, इट डजंट हैव एटॉमिक अरेंजमेंट प्रॉपरली सो इट्स अ एमॉर्फस लिक्विड। इसका मतलब क्या है, देखो ग्लास के बारे में अगर हमने जानना चाहे तो ग्लास को क्या बोलते हैं, ग्लास को जनरली बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को मतलब जो सिलिका होता है उसको हम लोग जब मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसको जब हम कूल करते हैं तो इतना रैपिड रेट होता है, जो रेट ऑफ कूलिंग होता है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होता है, इसीलिए उसको बोलेंगे सुपर कूल्ड। एंड वाई इट इज़ लिक्विड, बिकॉज ओरिजिनली वो कौन से फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में ही था, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे सुपर कूल्ड। जब ये सुपर कूलिंग होती है तब जो अरेंजमेंट्स होती है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और इसीलिए जो मटेरियल है ये एमॉर्फस बन जाता है। ठीक है, in any manufacturing process supercooling is done, then molecule doesn't get time to attach or get a proper order, hence they arrange in random fashion and they will become amorphous। ये लिखा है यहाँ पे। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखो कूलिंग रेट का काम क्या होता है, जब भी कूलिंग होती है तो एटम्स क्या होते हैं, खुद को अरेंज करने लगते हैं। अगर आप स्लो कूलिंग करोगे तो यू विल फाइंड कि एटम्स खुद को अरेंज कर रहे हैं, एक फॉर्मेशन बना रहे एंड स्ट्रक्चर क्या बनता है, क्रिस्टलाइन। ठीक है, वेयर एज अगर आप कूलिंग नहीं कर रहे, आप बहुत ज़्यादा मतलब वाटर स्क्विंचिंग कर रहे हो या फिर बहुत रैपिड कूलिंग कर दी है आपने, तो एटम्स को वक्त नहीं मिलता इन ऑर्डर टू सेटल डाउन और वो रैंडम वे में रुक जाते हैं, और फिर ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, एमॉर्फस। सेम हैपन्स विद ग्लास, ग्लास को भी हम लोग सुपर कूल करते हैं दोस्तों, इसीलिए वो रैंडम वे में उसके जो एटम्स होते हैं वो रहते हैं एंड आपको एक एमॉर्फस मटेरियल मिलता है। तो देखो अगर आप स्लो कूलिंग करोगे तो यू विल गेट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अगर आप फास्ट कूलिंग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एमॉर्फस स्ट्रक्चर। सो इफ वी कूल एनी क्रिस्टलाइन लिक्विड बाय सुपर कूलिंग इट बिकम्स एमॉर्फस। ये ध्यान में रखना है, क्रिस्टलाइन लिक्विड अगर हम लोग सुपर कूलिंग कर रहे हैं तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सुपर कूलिंग से पहले वो जो मैटर था वो किस में होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए, एंड सुपर कूलिंग के बाद वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहिए, देन ओनली वो एमॉर्फस में कन्वर्ट होगा। राइट, तो अगर आपको क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इफ आई एम डूइंग सुपर कूलिंग, देन आपको यही बताना है कि सर लिक्विड से सॉलिड में जब भी सुपर कूलिंग करेंगे देन एमॉर्फस चीज़ें बनती हैं। ओके ओके, देखिए इधर फिर से लिखा है मैंने, सब कुछ चीज़ें अच्छे से लिखी है, डोंट वरी। लिक्विड आपको अगर कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा क्रिस्टलाइन वे में। वही अगर कौन सी कूलिंग है, कूलिंग नॉर्मल कूलिंग है अपनी, स्लो कूलिंग है। वही अगर लिक्विड से सॉलिड बनाओगे आप सुपर कूलिंग वे में तो क्या बनेगा, एमॉर्फस मटेरियल बनेगा। ठीक है, ओके ना। एक चीज़ आपने सुनी होगी जिसका नाम होता है मार्टेनसाइट, आपने शायद सुना होगा उसके आपके इंजीनियरिंग के दौरान। मार्टेनसाइट भी एक ऐसा एलिमेंट है, स्टील का ही पार्ट है ये, राइट। स्टील फैमिली से मतलब हम लोग जब कार्बन का एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं या फिर हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो आप मार्टेनसाइट आपको मिलता है। तो मार्टेनसाइट हैज़ फास्ट कूलिंग रेट, सबसे ज़्यादा कूलिंग रेट जब भी हम देते हैं जनरली स्टील को हम लोग जो क्विंच करते हैं तो मार्टेनसाइट बनता है। और मार्टेनसाइट का बेनिफिट ये है कि सबसे हार्डेस्ट स्टील है। ठीक है, तो जब भी मार्टेनसाइट बनता है दोस्तों
तो होता क्या है कि मार्टेनसाइट जब हम बनाते तो क्विंचिंग करते हैं। क्विंचिंग मतलब उसको सीधा पानी में डाल देंगे या फिर ऑयल में डाल देंगे, तो वो फास्ट कूलिंग होती है। अभी यहाँ पे भी फास्ट कूलिंग हो रही है, तो मार्टेनसाइट एमॉर्फस मटेरियल क्यों नहीं है? समझ रहे हो क्वेश्चन कि मार्टेनसाइट इज मेड अप ऑफ, आपने एक वर्ड सुना होगा अगर आपने पहले भी मटेरियल साइंस पढ़ा है, CCR, क्रिटिकल कूलिंग रेट। क्रिटिकल कूलिंग रेट से भी ज़्यादा फास्ट हम लोग क्या करते हैं, मार्टेनसाइट की कूलिंग करते हैं। बट देन ऑल्सो मार्टेनसाइट क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, राइट। उसका कुछ तो टेट्रागोनल कोई तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, वो बाद में देखेंगे हम। बट देन ऑल्सो इट इज़ इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, नॉट इन अमॉर्फस। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, मैंने आपको जस्ट बताया ऊपर। देखो जब भी हम लोग लिक्विड से सॉलिड में सुपर कूलिंग करेंगे देन ओनली एमॉर्फस स्ट्रक्चर बनता है। मार्टेनसाइट बनाते टाइम हम लोग जो मेटल होता है, स्टील होता है, उसको लिक्विड फॉर्म में नहीं ले जाते, उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में ही रखते हैं। सॉलिड से सॉलिड कन्वर्ट करते हैं एंड देन सुपर कूलिंग करते हैं ना। सॉलिड से सॉलिड में जब कन्वर्ट करते हैं तो सुपर कूलिंग होती है। सॉलिड से सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो रहा है सुपर कूलिंग से, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही बनता है, तब एमॉर्फस नहीं बनता। एमॉर्फस कब बनेगा, जब आप लिक्विड से सॉलिड कर रहे हो तब। आई होप इट इज क्लियर। ये इधर लिख के दिया है मैंने। चलिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था इंटरव्यू में मेरे से, पेन मटेरियल इज क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। आपके हाथ में जो पेन है उसका मटेरियल बताओ बाबा कि वो क्रिस्टलाइन है या फिर एमॉर्फस। तो आप आंसर क्या करोगे, आप आंसर करोगे सर मुझे नहीं पता, आप मुझे एक माइक्रोस्कोप दे दो, मैं आपको पता करके बता दूंगा। 100x की पावर होनी चाहिए उसमें। ओके, तो ये आंसर है, क्योंकि आप कोई भी मटेरियल को देख के नहीं समझ सकते कि वो क्रिस्टलाइन या फिर एमॉर्फस है। क्या करोगे, देखो, इट कैन बी सीन बाय आई, इट कैन नॉट बी सीन बाय आइज एज इफ इट इज़ इन, इसका जो मॉलिकुलर अरेंजमेंट है या फिर जो एटम्स अरेंजमेंट है वो हमें देखना है। तो वो आप ऐसे तो देख नहीं सकते। इसके लिए जो एक मेथड होती है उसको बोलते हैं एक्सरे मेथड। आप एक्सरे मेथड अगर फॉलो करोगे उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा क्रिस्टल फॉर्म हुआ है या फिर कौन सा एमॉर्फस फॉर्म हुआ है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन है तो इसमें आप सीधा बोल दो कि सर आई डोंट नो, इट इज़ इन मॉलिकुलर लेवल सो वी कैन नॉट सी, बेसिकली वी नीड अ एक्सरे मेथड। ठीक है, ओके। अब ये क्रिस्टलिनिटी कैसे बनाते हैं, मतलब कोई नया मटेरियल आपने लेट से बना लिया, आप बड़े होके साइंटिस्ट बन गए, तो आपने नया मटेरियल बना दिया और आपको पता करना है कि ये क्रिस्टलाइन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, क्रिस्टलिनिटी ऑफ अननोन मटेरियल इज डिसाइडेड बाय अ मेथड जिसको बोलते हैं एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड। ठीक है, तो ये जो एक्सरे डायफ्रैक्शन मेथड है ये हमें पढ़नी नहीं है, डोंट वरी, जस्ट मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी ईएससी में पूछ लेंगे तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए याद रख लेना ये वर्ड एक्सरे डायफ्रैक्शन। ठीक है, चलो, ओके। क्रिस्टलिनिटी ऑफ अननोन मटेरियल डिसाइड बाय एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक ना। ठीक है, अब ये जो लैटिस पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों, अरे उंगली आ गई मेरी इस फोटो में राइट, चलो पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम डिवाइड करते हैं कुछ चीज़ों में। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, जो मेटल्स होते हैं उनकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सिस्टम होती है, वो 7 टाइप पॉसिबल है। जो मेटल्स होते हैं उनके 7 टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ये BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक, HCP और 2-4 टाइप होते हैं। ये सब मिला के क्या बनते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है ये। ठीक है, जैसे ये एक सिस्टम का है, ये जो है ना ये एक सिस्टम का, ये क्यूबिक सिस्टम का है। ठीक है, उसके बाद हेक्सागोनल सिस्टम भी होती है, तो ये हेक्सागोनल सिस्टम का है। ऐसी कितनी सिस्टम पॉसिबल है, 7 सिस्टम पॉसिबल होती है। ठीक है, और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, यूनिट सेल्स से डिसाइड करते हैं। ये यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में कैसे एटम्स अरेंज है। ठीक है, इससे डिसाइड होगा कि कौन से सिस्टम, कौन से टाइप का यूनिट सेल बना है एंड कौन सी टाइप की सिस्टम बन रही है। ठीक है, तो टोटल जितने भी मेटल्स आप देखोगे उसमें 7 सिस्टम्स होती है। सिस्टम्स का मतलब क्या है, यूनिट सेल का शेप हेक्सागोनल है या फिर क्यूबिक है या फिर और कोई शेप है, उस पर ऐसे 7 वेरिएशन बन सकते हैं। और एक पर्टिकुलर सेल में किस तरह से अरेंजमेंट है, वैसी अरेंजमेंट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल्स। ठीक है, मतलब ये एक छोटा सा सेल है बेसिकली, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल। ठीक है, तो ऐसी टोटल जो भी अरेंजमेंट्स है वो 28 पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है, 28। तो मतलब अगर मैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स को कंबाइन करूँ, लेट्स से ये कितने हैं, 7 यूनिट सेल है, और उनको मैं 4 टाइप के जो शेल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंपल होता है, एक बॉडी सेंटर होगा, उसके बाद एक फेस सेंटर होगा, और एक क्या होता है, हेक्सागोनली पैक्ड, राइट। वेट मैं आपको बताता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा इसमें।
अगर हम लोग अच्छा इस डायग्राम में देख लीजिए, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिसाइड किस पे करता है कि ये यूनिट सेल है, इसमें है ये 1 2 3 4 6, ठीक है, ये एटम्स हो गए, पीछे के साइड में भी ये क्या बन गया, यूनिट सेल बन गया, राइट। अभी इस यूनिट सेल, इसका शेप कहाँ है, यहाँ पे क्यूबिक है ना, तो ये क्यूबिक है, राइट। और इस क्यूबिक, ये एक टाइप हो गई, एक सिस्टम हो गया, राइट। इसके जैसे बहुत से सिस्टम पॉसिबल है, जैसे हेक्सागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल सिस्टम, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, ये सब पॉसिबल है। और ये जो अरेंजमेंट होती है एटम्स की, वो 4 वे में पॉसिबल है। तो इसकी वजह से होता क्या है, 28 लैटिस बन सकते हैं, 28 ऐसी सिस्टम बन सकती है, लेकिन उनमें जो अपना नेचर है उसमें सिर्फ 14 सिस्टम स्टेबल है। ओके, कितनी स्टेबल है, 14। तो ये 14 सिस्टम से ही हाँ जो मेटल्स होते हैं वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं 4 या 5 सिस्टम्स में, बाकी जो होते हैं उनमें सिरेमिक्स होते हैं, ठीक है। तो जो 14 सिस्टम्स है क्रिस्टल्स की, ये थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, ये आप नंबर याद रख लेना, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है एंड 7 क्रिस्टल की सिस्टम्स है एंड 4 टाइप की अरेंजमेंट पॉसिबल है। तो टोटल कितने हैं, 28 टाइप बन सकते हैं एक पर्टिकुलर मेटल में, या फिर जितनी भी मेटल की फैमिली है उनमें 28 टाइप्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से सिर्फ 14 ही स्टेबल है। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, द टर्म क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिनोट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक शेप ऑफ यूनिट सेल एंड एटॉमिक अरेंजमेंट। जैसे मैंने आपको बोला, बेसिक शेप कौन सा होता है, बेसिक शेप होगा क्यूब, हेक्सागोन वगैरह वगैरह, और एटॉमिक अरेंजमेंट मतलब किस तरह से एटम्स अरेंज्ड है। इनका नंबर कितना है, 7, इनका नंबर कितना है, 4। तो टोटल कितनी पॉसिबल है, 28, उनमें से स्टेबल कितनी है, सिर्फ 14। ओके, देखिए फिर से वही लिखा मैंने, क्रिस्टल सिस्टम एंड जो भी लैटिस मतलब क्या, वही की अरेंजमेंट कैसी है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंजेस, अच्छा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंजेस इन सब के अलॉन्ग मतलब 28 जितनी भी है या फिर 14 जितने एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसे क्यूबिक में अगर मैं बॉडी सेंटर ले रहा हूँ तो उसमें कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, क्यूबिक में एफसीसी ले रहा हूँ तो उसका कुछ अलग प्रॉपर्टी है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आप हीट ट्रीटमेंट से चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ या फिर जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी प्रॉपर्टीज़ की, वो चेंज हो जाएंगी बिकॉज ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। इसको डिटेल में बाद में पढ़ना ही है, राइट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंजेस विद मटेरियल प्रॉपर्टी चेंजेस, राइट। अगर इसका मतलब क्या है कि अगर चेंजेस हो रहे हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर में तो मटेरियल की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। मतलब आपने क्या किया, कुछ हीट ट्रीटमेंट की जिससे एक मटेरियल जो पहला बीसीसी था, बॉडी सेंटर, वो भी कन्वर्ट हो गया एफसीसी में। तो इसके वजह से क्या होगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो चेंज हो जाएंगी, ठीक है। सो इन डिज़ाइन वी अज्यूम दैट देयर इज नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज ड्यूरिंग दी वर्किंग। अच्छा, हम लोग अजम्पशन ऐसे ही करते हैं डिज़ाइन में कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं हो रहे, जबकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंजेस सिर्फ और सिर्फ हीटिंग या फिर कूलिंग, जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है उसी की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो तो बेसिकली अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो प्रॉपर्टीज ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल को चेंज करने के लिए 3 पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहला मैक्रो स्ट्रक्चर, उसका आउटर शेप, दूसरा क्या है माइक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड देन आता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो किसी में भी अगर चेंज हो गया तो मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। देन मेटल ऑलवेज, जो मेटल्स होते हैं दोस्तों जो हमारे काम के हैं, वो सिर्फ 2 ही सिस्टम में मिलते हैं, क्यूबिक एंड हेक्सागोन। ओके, तो जनरली 5 टाइप की सिस्टम ही हमें पढ़नी है। तो जो देखो ऐसा होता है कि 7 टाइप की सिस्टम होती है, उनमें क्यूबिक और हेक्सागोन में मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो 5 होते हैं वो जनरली मिनरल्स के लिए होते हैं, जो शायद सिविल वाले पढ़ते हैं, वो छोड़ दो। ओके, तो आ जाते हैं डेफिनेशन पे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये कुछ कोई नहीं पूछने वाला आपसे, सिर्फ समझ लो कि क्या है। यूनिट सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ एटम वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या है कि ये अगर ये एक मटेरियल है, उस मटेरियल में ये ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स में आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, यूनिट सेल मिलेंगे। ये सब यूनिट सेल्स हैं। ये यूनिट सेल्स मतलब क्या है, एक तरह से ये है, अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब शेप का यूनिट सेल अज्यूम कर रहा हूँ, तो एक ऐसा यूनिट सेल होगा जिसमें आपको क्या मिलेंगी, एटम्स की अरेंजमेंट मिलेंगी, ठीक है, राइट। प्रिमिटिव सेल मतलब क्या है, एक सिंपल क्यूबिक सेल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव सेल बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिमिटिव सेल मतलब क्या, सिंपल सेल मतलब एक नॉर्मल सेल है और उसके 8 कॉर्नर से 8 ही कॉर्नर्स पे क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। इसको क्या बोलेंगे आप, प्रिमिटिव सेल या फिर सिंपल सेल, राइट। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर की कुछ डेटा है, ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स 1 में। तो ये एज इट इज़ इन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, इसको सॉल्व भी नहीं करना आपको, इसको सीधा क्या करना है, आपको याद करना है। ओके, चलो याद करते हैं, बताते हूँ क्या है। अच्छा, जो हम लोग सिंपल स्टडी करने वाले सिस्टम, उसमें 4 सिस्टम हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद फेस सेंटर्ड, देन हेक्सागोनली पैक्ड, एंड इधर आ गया सिंपल क्यूबिक।
ये 4 सिस्टम में जनरली मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए हमें इनकी जो रिलेशंस है ये याद रखने हैं। ये इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं एज वेल एज गेट, इसरो, सब में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद हो जाना चाहिए टेबल। ए टू आर रिलेशन, ए मीन्स व्हाट, देखो ये क्यूब है, ये क्यूब है, इसकी जो एक साइड होती है, कौन सा क्यूब है, ये प्रिमिटिव सेल है या फिर जो बेसिक सेल है ना जहाँ पे एटम्स अरेंज है, वो वाला क्यूब है। इसकी जो लेंथ होती है, या फिर क्यूब मतलब सब डायमेंशन तो सेम ही होंगे यार, तो ये होगी ए। और आर मतलब क्या, इस पर्टिकुलर एटम की रेडियस। ए टू आर रिलेशन मतलब ये ए और ये एटम, इन दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन है, इसको क्या बोलते हैं, ए टू आर रिलेशन। बीसीसी के लिए क्या है वो, बीसीसी के लिए ये है ए इज इक्वल टू 4/√3 इंटू आर, राइट। एफसीसी के लिए क्या है 4/√2 या फिर 2√2 आर। एचसीपी के लिए ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर, एंड सिंपल क्यूबिक के लिए क्या है, ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर ओनली। इसको थोड़ा और क्लियर से मैंने नीचे लिखा है, देखिए ये आपने पढ़ना है, इसको याद करो यार प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं एवरेज नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो ऐसा होता है कि एक जो यूनिट सेल है उसको तो और भी यूनिट सेल बाकी सबसे घेरे होते हैं, तो जो एटम्स होते हैं वो शेयर्ड बेसिस पे होते हैं। तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का कुछ नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनका हम लोग एवरेजिंग करते हैं, और आपको पता चलेगा कि एक यूनिट सेल में अगर आप बीसीसी के बारे में बात कर रहे हो तो 2 एटम्स होते हैं, एफसीसी के बारे में 4 होते हैं, एचसीसी में 6 हो गए और इधर 1 ही होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है, देखो सबसे पहले एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन देख लेते हैं। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ये आपको पता है मतलब कितनी एक्चुअली पैकिंग हुई है। अगर एक ये क्यूब है, क्यूब का 100% वॉल्यूम है दोस्तों, तो इसमें एटम्स ने कितना ऑक्यूपाई किया है एंड कितना वॉल्यूम एम्प्टी है। जो एम्प्टी वॉल्यूम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। इधर आपको लिख के बता देता हूँ मैं। तो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई किया है ना उसको हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर से। और जो नॉट ऑक्यूपाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड। तो बीसीसी एलिमेंट अगर है तो उसमें 68% जो जगह होती है वो ऑक्यूपाइड होती है बाय मीन्स ऑफ एटम। एफसीसी में 74% क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है। एचसीसी में भी 74, यहाँ पे 68%, यहाँ पे 52 है, गेस 52%, ठीक है। 52, 68, 74, 74। तो इतनी जगह जो है वो ऑक्यूपाइड है, बाकी जो स्पेस है वो खाली पड़ी है, ओके। अभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखो अगर ये एक एटम है, फ्रंट व्यू देख रहा हूँ मैं उसका, अच्छा एक चीज़ तो आपको क्लियर होगी, राइट। एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, ये सब जो आपने सीखा ही होगा, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो मैं अभी एफसीसी बना रहा हूँ, तो दोस्तों ये एक एटम है, लेट्स से यहाँ पे इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो ऑब्वियसली ये जो 2 एटम्स होते हैं ना उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग क्या होती है, ये एक्चुअली अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ये क्या करेगा, इसको ये वाले एटम को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये एटम क्या कर रहा है, एक्चुअली इसके साथ क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी लेट्स से कोई फॉरेन एटम आ गया और वो इसको इस सेंटर वाले को पुश कर रहा है, तो ऐसी केस में ये जो 4 एटम है ना दोस्तों वो इसको हेल्प करेंगे, सो दैट ये वाला है जो वो भाग जाए और ये अपने ओरिजिनल जगह पे वापस आ जाए, ठीक है। ये फनी चीज़ है लेकिन एक्चुअली में ऐसे ही होता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कितना है, 4। इस एटम को कितने लोग हेल्प कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन गया, 4, ठीक है। तो अगर हम लोग बीसीसी के बारे में बात कर रहे हैं तो कितने एटम्स हेल्प करेंगे, 8 एटम्स हेल्प करेंगे। एफसीसी में 12, एचसीपी में 12 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये कॉलम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को, ये टेबल दिख रहा है आपको, इसको अच्छे से याद करो, इसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे करना है, देखो एचसी और एचसीपी का तो सेम ही है, 2R AR रेशो। यहाँ पे 4/√3 4/√2, इधर क्या है 1 2 4 6, देन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 8 12 12, यहाँ पे 52%, 68%, 78 74, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, याद कर लेना, ओके। अभी इस पे हम एंड कर देते हैं इस पार्ट पे, इससे आगे बाद वाले वीडियो में देखेंगे ना। व्हाई नॉट सिंपल क्यूबिक, हमने मतलब अभी तक जितने भी मेटल्स पढ़े होंगे वो जनरली बीसीसी, एफसीसी एंड एचसीपी में ही हम पढ़ते हैं। सिंपल क्यूबिक को जनरल निकाल देते हैं, इस सिस्टम को कोई पढ़ता ही नहीं है। वाई, बिकॉज देखो
FCC HCP जो है वो कॉम्प्लेक्स है, इनको एनालाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। सिंपल क्यूबिक जो होती है वो बहुत ही सिंपल सिस्टम होती है, राइट। और दूसरी चीज़ है फिर जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है कि मेटल ज़्यादातर इन तीनों सिस्टम में ही एग्जिस्ट करते हैं, इन तीनों क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट करते हैं। सिंपल क्यूबिक शेप में बहुत ही कम मटेरियल्स है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है पोलोनियम, यही एक मटेरियल है जो एग्जिस्ट करता है सिंपल क्यूबिक में। इसीलिए हम लोग जनरली सिंपल क्यूबिक का स्टडी नहीं करते, हम इन तीनों का ही स्टडी करने वाले हैं, ओके। तो ये था दोस्तों मटेरियल साइंस का फर्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।